नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र पुरोलोकन की सभी विषयों को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ से देखेंगे तो अभी तक यूपीएससी और कई सारे स्टेट पीसीएस के द्वारा बड़ी संख्या में प्रश्न पूछी जा चुकी है, लगभग 75 के आसपास। और बिल्कुल ये ऑथेंटिक प्रश्न है, बिल्कुल ऑथेंटिक जो आंसर है उसके साथ में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और थोड़ा सा मेरा डिटेलिंग करने का तरीका है कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को मैं कंपाइल करके प्रोवाइड करता हूँ। इसमें समय लगता है, लेकिन यकीन मानिए कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए, सीधे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाली है। तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करते रहें। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ईओ ह्यूम। ईओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। काफ़ी मल्टी टैलेंटेड आदमी था। यह एक पक्षी वैज्ञानिक भी था, और इसके साथ साथ देखा जाए तो यह भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी भी था। और यह आगे चल के सेवानिवृत्त हो चुका था, रिटायर्ड हो चुका था। इसी को बोला जाता है कि अवकाश प्राप्त ले लिया था। और इसी को बोला जाता है, चूँकि सिविल सेवा से इसका संबंध था, तो यह असैनिक कैटेगरी में रखा जाएगा। तो असैनिक अधिकारी के रूप में भी यहाँ पे मौजूद था। रिटायर होने के बाद से देखेंगे तो अंग्रेज लोग ज़्यादा लोग प्रीफर करता था कि शिमला में जाकर बसे, मसूरी में जाकर बसे, चाहे तो चूँकि वहाँ का क्लाइमेट बेहद ही शानदार है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखा जाए ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन का टेम्परेचर आपको ठंडा दिखाई देगा। वैसे ही शिमला और मसूरी का भी टेम्परेचर, आप ठीक है 12 महीने जाइए वहाँ पे आपको, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही शानदार दिखाई देगा। और यही कारण है कि इसने भी तय किया कि हमको शिमला में रहना है। शिमला में रहा और एक अधिकारी के रूप में भी मौजूद था। काफ़ी भारतीयों से जान पहचान हो ही गया था। इसीलिए इसके द्वारा यहाँ पे 1884 में एक संस्था का निर्माण किया गया, जिस संस्था का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसी को यहाँ पे बोला जाता है इंडियन नेशनल यूनियन। अब भारतीय राष्ट्रीय संघ की जब इसके द्वारा स्थापना की गई, तो इसका उद्देश्य था कि इस संघ को बड़े मात्रा में एक्सपेंड किया जाए, फैलाया जाए। इसीलिए इसने भारत भ्रमण शुरू किया। खासकर जो भी बड़े बड़े प्रेसिडेंसी थे, जैसे बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में घूमना शुरू किया। और यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट लोग थे, खासकर भारतीय लोग थे, सबको इसने इनवाइट किया कि हमें मीटिंग करना चाहिए। हमने एक संस्था खोला हुआ है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो इसके द्वारा इनवाइट किया गया कि पुणे में हमारी बैठक होगी 1885 में दिसंबर के महीने में। लेकिन संयोगवश पुणे में उस समय प्लेग फैल चुका था, और प्लेग में चूँकि वहाँ पे संभव नहीं था, इसीलिए यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया इसको बम्बई में। बम्बई में शिफ्ट किया गया तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिस जगह पे पार्टिकुलरली जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए, खासकर बम्बई और बंगाल मद्रास प्रेसिडेंसी से, कहाँ लोग इकट्ठा हुए थे? तो तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इस कॉलेज का आपको नाम ध्यान रखना है। तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे, लगभग देखेंगे तो 72 सदस्य थे इसमें, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट नाम है जैसे कि दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा यहाँ पे और भी नाम है, फिरोज शाह मेहता, डब्लू सी बनर्जी। अब होता है ना, देखेंगे कि जब भी इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे तो कोई न कोई अध्यक्ष बनेगा ही बनेगा, कोई न कोई महासचिव बनेगा। तो एओ जो ह्यूम था, खुद यह महासचिव के रूप में मौजूद था। और यहाँ पे अध्यक्षता जो दिया गया था, डब्लू सी बनर्जी को दिया गया था। इन्हीं का नाम है ब्योमेश चंद्र बनर्जी। डब्लू सी बनर्जी, तो इनके द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता की गई। इसमें एक और फेमस जो नाम है, भारतीय सिविल सेवक रह चुके थे दूसरे नंबर में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इनकी खुद एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी स्थापित हो चुकी थी, तो उसको एक्सपेंड करने में लगे हुए थे। आनंद मोहन बोस वगैरह सब, ठीक है, इसमें शामिल थे। बंगाल में काफ़ी अभी फेमस हो रहा था। अब यहाँ पे जब इसकी अध्यक्षता की गई तो विचार विमर्श हुआ। अब इसमें नौरोजी के द्वारा यहाँ पे बोला गया कि देखिए, नाम सही नहीं है भारतीय राष्ट्रीय संघ,
इसका नाम बदल के यहाँ पे कर देना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस क्या है, यहाँ पे लोगों का पूरी तरीके से क्या है, समूह है। 72 लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे, जिसमें देखा जाए तो 2 के आसपास मुस्लिम मेंबर भी इसमें मौजूद थे। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। अब आइए इसी से रिलेटेड देखेंगे तो कई सारे प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। यहाँ हमने पूरा कर लिया, समय दिया। अब आगे कई सारे प्रश्न आपको बिल्कुल ही वन लाइनर के फॉर्म में लगेगा, आसानी से उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अब देखिए कितना आसान सा जवाब हो जाएगा, असैनिक सेवक। असैनिक सेवक क्यों? चूँकि इनका संबंध सिविल सेवा से था, और सिविल सेवा को यहाँ पे देखा जाए तो असैनिक कैटेगरी में ही यहाँ पे रखा जाता है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर विल भी यहाँ पे होगा बी, एओ ह्यूम। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना कब हुई थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वहीं 28 दिसंबर 1885 को ठंड के दिनों में ही यहाँ पे हुई थी। इसीलिए यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वर्ष 1885 में। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1885 में। कहाँ की गई थी इसकी पहली जो बैठक थी? तो बम्बई में की गई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में यहाँ पे की गई थी। कुल कितने मेंबर शामिल थे? तो 72 के आसपास मेंबर इसमें शामिल थे। अध्यक्षता कौन किया हुआ था? अभी मैंने बताया था WC बनर्जी ने। और महासचिव कौन था? तो खुद यहाँ पे एओ ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था? अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था? तो अभी मैं बता रहा था आपको कि टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था, जिसमें 2 प्रतिनिधि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे। अब आगे चल के देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन आगे बढ़ते जाएगी, तो इसकी सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी, मुस्लिमों की संख्या भी बढ़ेगी, और इससे कल के प्रश्न यहाँ पे बनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए प्रस्ताव तो एक तरीके से देखा जाए तो पुणे में रखा गया था, लेकिन प्लेग की वजह से इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया गया था? तो बम्बई में कर दिया गया था। उस समय बम्बई ही बोला जाता था, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर विल भी यहाँ पे हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान रखना, एक तो महासचिव, एक हो जाएगा अध्यक्ष। दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है। एओ ह्यूम खुद महासचिव था, और यहाँ पे हो जाएगा WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष के रूप में कौन था? तो WC बनर्जी। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी? अब यहाँ पे देख पा रहे कितना आसान सा जवाब हो जाएगा। 8 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया बिना कोई टाइम गंवाए। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे दिया है, ठीक है, पूरा नाम दे दिया है व्योमेश चंद्र बनर्जी। यही है, W से व्योमेश और C से हो जाएगा चंद्र, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है WC बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अध्यक्ष, राइट आंसर विल बी सी। अब यहाँ पे देखिए UPSC के द्वारा ही ये प्रश्न बनाया गया होगा, ठीक है। आई थिंक UPSC का नहीं है, BPSC का है, ठीक है। BPSC आपको 2020 में पूछा गया था प्री एग्जाम में। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? देशों के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। तो एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही था ना यहाँ पे, कि पूरे भारतीयों को इकट्ठा किया जाए। क्योंकि 1857 के बाद से ही यहाँ पे देखेंगे तो भारतीयों के अंदर धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना तो बढ़ ही रही थी, लेकिन अब उसको कैसे एक जगह इकट्ठा किया जाए, उसके लिए ज़रूरी था राजनीतिक पार्टी की, एक बड़े संस्था की। ऐसे में देखा जाए तो 1885 में
अगर कांग्रेस की स्थापना हो रही है तो उसके तहत बड़े रूप में लोगों को शामिल किया जाना था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावनाओं को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को विकसित करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट है। क्योंकि आप देखेंगे ना तो 1858 की क्रांति में अंग्रेज लोग खुद मानते थे कि सबसे बड़ा जो उनके लिए समस्या पैदा करने वाला जो कम्युनिटी था मुस्लिम ही था। बहुत ही समस्या हुई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने जल्दी ही समझ लिया कि हमें एक कम्युनिटी को अपने तरफ करना ही करना होगा। खासकर देखेंगे सर सैयद अहमद का नाम आएगा, जो कि खुद एक हिंदू मुस्लिम एकता के गंगा जमुना तहजीबी के पूरी तरीके से समर्थक थे। लेकिन जल्द ही उनको समझ में आ गया कि हमें हिंदुओं का विरोध करना है, अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से फेवर लेना है, तभी जाके हम लोग अधिक से अधिक खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को ठीक है फ़ायदा मिल पाएगा। तो यहाँ पे जो उद्देश्य है बिल्कुल सही है, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावनाओं को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार करना। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, जब लोग बोलते हैं एक मास नंबर इसमें इंडिकेट किया जाता है। और मास नंबर में अब इसमें कैटेगरी बता देंगे कि लोअर है, मिडिल है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है। तो फिर वैसे तो किसी भी बड़े संस्था का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो दिया है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ऐसा इसका उद्देश्य नहीं था। इसमें अगर जोड़ दिया जाए बड़े संख्या में, ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। तो सी को हम लोग स्टार मार्क कर लेते हैं। देखते हैं डी क्या है। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। अर्थात एक जो दूरदर्शिता जो होता है, लॉन्ग टर्म विजन जो होता है, ये तो इसमें था ही था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा सही नहीं था, तो सी विल भी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, सी विल बी राइट आंसर। क्योंकि जनता की मांगों का पूरा पूरा सूत्रीकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना, सामाजिक मुद्दों को यहाँ पे उठाना, सब शामिल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन हुआ करता था। अब यहाँ पे देखिए अध्यक्ष नहीं पूछा हुआ है, पूछ लिया महासचिव कौन हुआ करता था। तो कौन था यहाँ पे, ठीक है, ऑक्टेवियन ह्यूम था। ध्यान रखिएगा, ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए उस समय भारत का वायसराय कौन था जब 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो वायसराय कोई और नहीं था। यहाँ पे देखेंगे तो उस वायसराय का नाम यहाँ पे हो जाएगा डफरिन। ठीक है, काफ़ी फेमस नाम है डफरिन। ठीक है, उसी के काल में इतनी बड़ी संस्था का निर्माण हुआ जो आगे चल के कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के गले की हड्डी भी बना। तो डफरिन के समय यहाँ पे किया गया था। तो डफरिन देखेंगे तो कई बार यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करता है इस कांग्रेस को, बोलता है कि यह तो बिल्कुल ही मुट्ठी भर लोगों का समूह था। मजाक भी उड़ाया करता था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों की संस्था है। और डफरिन के समय अगर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि डफरिन को क्रिटिसाइज यहाँ पे ज़रूर किया ही किया जाएगा। ये वही डफरिन है जो एक समय मजाक उड़ा रहा था, लेकिन देखिए कांग्रेस कितनी बड़ी संस्था आगे चल के बन गई, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया था, जिसका नाम हो जाएगा खुद लॉर्ड डफरिन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था यहाँ पे देखिए, राइट आंसर विल बी सी। लॉर्ड डफरिन के वायस काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी। तो देखिए इसके समय की सबसे इम्पोर्टेंट घटना यही थी कि 1885 में लगभग लास्ट महीने में, दिसंबर के महीने में कांग्रेस की स्थापना हुई। सबसे बड़ा इवेंट था पूरे पूरे इसके वायस राय का जो पीरियड होता है उसके बीच। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए मजाक उड़ाया हुआ था।
अब देख पा रहे हैं यहाँ पे राइट आंसर विल बी डफरिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? अब मैंने आपको बताया हुआ था, दादा भाई नौरोजी थे, वीएमएस चंद्र बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, लेकिन भारत के दूसरी सिविल सेवक जो निकालने वाले थे आईसीएस एग्जाम, डब्ल्यू सी बनर्जी, ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, डब्ल्यू सी नहीं होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नीचे आप लोग कमेंट करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी का यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आता है सिविल सेवा में, द्वितीय भारतीय थे। पहले भारतीय कौन थे, मैंने आपको बताया हुआ है, पहले भारतीय कौन थे, नीचे आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो कौन यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी देखिए उपस्थित क्यों नहीं थे, आपको ध्यान होगा कि 1876 में ही बंगाल के जो युवा राष्ट्रवादी लोग थे, खासकर उसमें आनंद मोहन बोस थे, उन्हीं लोगों के सहयोग के माध्यम से 1876 में इंडियन एसोसिएशन का यहाँ पे गठन किया गया था। इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था, राष्ट्रीय स्तर पर इसका गठन किया गया था, और उस समय इसका जो संचालन कोई और नहीं कर रहा था, बल्कि खुद यहाँ पे देखा जाए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही कर रहे थे। तो इसीलिए ये 1885 में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो वे उस समय उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि ये खुद ही क्या कर रहे थे, तो अपनी पार्टी को, अपनी संस्था को बड़ा करने में लगे हुए थे। दोनों का देखेंगे ना तो उद्देश्य लगभग लगभग सेम ही था, कांग्रेस का और राष्ट्रीय या फिर इंडियन एसोसिएशन का। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, ये उपस्थित नहीं हो पाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी? अब यहाँ पे ध्यान रखना है, दूसरे अधिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे अधिवेशन के देखिए जो अध्यक्षता जो की गई थी, खुद यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही यहाँ पे की गई थी। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता यहाँ पे कर चुके थे, 3 टाइम्स, इन्हें ध्यान रखेंगे आप लोग। 3 बार यहाँ पे उस अधिवेशन को भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे 1886 में कोलकाता, कोलकाता अधिवेशन। आगे चल के यहाँ पे हो जाएगा 1893 में लाहौर अधिवेशन, और यहाँ पे लास्ट इनका हो जाएगा 1906 में, 1906 में यहाँ पे हो जाएगा पुनः कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। तो देख पा रहे हैं आगे चल के कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन होगा, पूरे भारत में इसका अधिवेशन कराने का प्रयास किया जाएगा, खासकर उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ताकि जगह जगह यहाँ पर अधिवेशन होगा तो लोग यहाँ पे क्या होंगे, भारी मात्रा में जुड़ पाएंगे, तभी तो लोग यहाँ पे जुड़ पाएंगे, अपनी मांगों को, अपने विचारों को रख पाएंगे, या फिर उनमें पूरी तरीके से जो अवेयरनेस फैलाया जाएगा एक संस्था के माध्यम से, ये तभी यहाँ पे पॉसिबल था। प्रश्न को ऐसे भी तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है कि कौन प्रथम पारसी जो व्यक्ति था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी? तो दादा भाई नौरोजी पारसी थे, ध्यान रखिएगा, पारसी थे, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पे की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था? देखिए राइट आंसर विल भी यहाँ पे हो जाएगा 33। द्वितीय द्वितीय की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग बैठक की देख लेते हैं, इनके नंबर को भी देख लेते हैं, ताकि इन्हें फ्यूचर आपको कभी कोई समस्या यहाँ पे नहीं हो पाए। तो प्रथम जो बैठक हुई थी, टोटल जो मेंबर इसमें शामिल हुए थे 72, और 72 में यहाँ पे जो मेंबर थे मुस्लिम, 2M में लगा देता हूँ, मिलियन नहीं समझना है, ठीक है, 2 मतलब 2 मुसलमान हैं यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे आप तो धीरे धीरे संख्या इसकी बढ़ती जाएगी। द्वितीय में देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, लगभग 436 के आसपास, और इसमें स्वाभाविक सी बात है कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसमें 33 मुस्लिम शामिल हुए थे। और यहाँ पे देखेंगे तृतीय अधिवेशन में अब कांग्रेस की संख्या बढ़ती गई, जो भी उपस्थित लोग थे, अब यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या भी बढ़ गई, यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या पर पहुँच गई लगभग 81 के आसपास। और चतुर्थ में देखेंगे, फोर्थ जब अधिवेशन होगा तो यहाँ पे आपको एक ह्यूज नंबर दिखाई देगा मुसलमानों का, लगभग 221 के आसपास।
तो टोटल आप नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन मुसलमानों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि कितने कितने लोग किस किस अधिवेशन में शामिल हुए हैं। मोस्टली यहाँ पे या तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तक पूछ लेता है। पाँचों में भी इनका भी एक बड़ा नंबर आपको दिखाई देगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द्वितीय में कितने लोग थे यहाँ पे, तो 33 हो जाएगा, ठीक है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो यहाँ पे देखिए उसका जो सभापति था वी डिग्बी था, ध्यान रखिएगा, वी डिग्बी। अब आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस का ही एक शाखा के रूप में, ठीक है, एक जो कांग्रेस की जो ब्रांच के रूप में इसको स्थापित किया गया था, जिसका नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। और इसी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का जो सभापति बनाया गया था यहाँ पे वी डिग्बी को यहाँ पे बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, लंदन में विलियम डिग्बी। वी से लंदन हो जाएगा, सॉरी, वी से विलियम हो जाएगा। तो विलियम डिग्बी को यहाँ पे लंदन में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कांग्रेस का 5वां अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस का 5वां जो अधिवेशन देखेंगे तो 89 में यहाँ पे हो रहा था। धीरे धीरे कांग्रेस बड़ा हो रहा है यहाँ पे, और इसकी दो अध्यक्षता जो की गई थी यहाँ पे सर डब्ल्यू वेडर बर्न के द्वारा की गई थी अध्यक्षता। इन्हीं के द्वारा देखेंगे तो यहाँ पे ह्यूम की जीवनी के भी बारे में इसने बुक लिखा हुआ था, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1889 में जब यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन किया गया तो हुआ कि इसको भारत से बाहर भी फैलाया जाए, ब्रिटिश वासियों को भी वहाँ पे बताया जाए अंग्रेज़ों के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था अपने आप में। इस समिति ने देखा जाए तो भारतीय मामलों से अंग्रेज़ों को अवगत कराने के उद्देश्य से ही यहाँ पे ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया हुआ था। और ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से लोग एक साप्ताहिक पत्रिका निकालता था जिसका नाम था इंडिया। तभी तो लोग जान पाएंगे ना यहाँ पे। तो पत्रिका के माध्यम से भारत के बारे में वहाँ के ब्रिटिश लोगों को बताना कि देखो भारत के बारे में, खासकर भारत में जो लोग ब्रिटिश लोग रह रहा है, देखो किस तरीके से अपना जो शोषणमूलक चेहरा अपनाया हुआ है। तो उनको वहाँ पे अवेयर करना था एक तरीके से, या फिर अपनी स्थिति को, उपस्थिति को, जो भी सिचुएशन था उस समय, वहाँ पे अंग्रेज़ों को यहाँ पे बतलाना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बार यहाँ पे पूछा ही जाता है। देखिए इसके जो सर्वप्रथम जो मुस्लिम जो अध्यक्ष थे, काफ़ी फेमस नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। अब आपको पता है कि तृतीय तक आते आते मुसलमानों की संख्या यहाँ पे अच्छी खासी हो गई थी। तो ज़रूरी था कि यहाँ पे एक मुस्लिम अध्यक्ष को भी यहाँ पे मौका मिले, मुस्लिम लोगों को भी मौका मिले अध्यक्ष के रूप में, ताकि उनको लगे कि भाई हम भी कांग्रेस में पूरी तरीके से मर्ज यहाँ पे हो चुके हैं। तो जो यहाँ पे देखेंगे 1887 में कांग्रेस का जब तृतीय अधिवेशन होगा, तृतीय अधिवेशन यहाँ पे कहाँ किया जाएगा ये भी इम्पोर्टेंट है, मद्रास में किया जाएगा। तो यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्षता के लिए यहाँ पे घोषणा कर दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, घोषणा कर दी जाएगी। इसी अधिवेशन में सबसे जो फेमस नारा दिया गया था कि कांग्रेसी बनो, ठीक है, कांग्रेसी बनो का नारा इसी तृतीय अधिवेशन में यहाँ पे दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता यहाँ पे खुद बदरुद्दीन तैयब के द्वारा यहाँ पे की गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी समय देखा जाए तो डफरिन भी चिल्ला रहा था उधर, डफरिन भी कांग्रेस की पूरी तरीके से आलोचना कर रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अभी देखा हम लोगों ने बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट करते रहें, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पे कौन है? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इन्होंने 1896 में
कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह के द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता की गई थी। तो काफ़ी अभी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। 12वां अधिवेशन था ये कांग्रेस का, लगभग 28 से 31 दिसंबर के बीच किया गया था कलकत्ता में। पहला तो आपको पता है बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अब देखिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसमें दो महिला अध्यक्ष आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष का जब भी अगर जिक्र आएगा तो वो तो थी यहाँ पे एनी बसेंट, एनी बसेंट। लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में जल्दीबाजी करता है, गलत करता है, लगेगा कि नहीं नहीं सही है ये। तो आपको ध्यान रखना है, आप बिल्कुल फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है कि प्रथम भारतीय पूछ रहा है या प्रथम महिला पूछ रहा है। प्रथम महिला होगा तो हमेशा एनी बेसेंट का नाम आएगा, और प्रथम भारतीय महिला आएगा तो फिर उसमें सरोजिनी नायडू का नाम आएगा। लेकिन गोला भरना भी होता है, बहुत सारा स्टूडेंट लगेगा कि नहीं नहीं यही है और गोला भी भर देते हैं, फिर वो नेगेटिव मार्क हो जाता है। तो वैसा जल्दीबाजी नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट 1 पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। एनी बेसेंट के द्वारा 1917 का जो अधिवेशन था उसकी यहाँ पे अध्यक्षता यहाँ पे की गई थी, और सरोजिनी नायडू के द्वारा 1925 का जो कानपुर जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता यहाँ पे की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बी हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी कहाँ किए हुए थे, रिपीट होते रह रहा है बाद में बार बार, ठीक है। 1887 में इनके द्वारा मद्रास सत्र की यहाँ पे अध्यक्षता की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष, एक तो होता है मनोनीत और दूसरा क्या होता है निर्वाचित, ठीक है। तो निर्वाचित जो यूरोपीय जो अध्यक्ष था, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष यही था, जॉर्ज यूले ही था। और इसने यहाँ पे किसकी अध्यक्षता की थी, तो चतुर्थ अधिवेशन जो कि 1888 में हुआ था। 1888 में चतुर्थ अधिवेशन में अध्यक्षता यहाँ पे किया हुआ था। और इसी में देखेंगे ना चतुर्थ अधिवेशन में तो पहली बार गरम दल वाले जो पार्टी थे लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। अब इसके बाद से देखेंगे तो डफरिन के पेट में भी दर्द होने लगा था 1888 तक। अब धीरे धीरे देख रहे हैं ना जो कांग्रेस की संख्या यहाँ पे बढ़ रही थी, इसीलिए यहाँ पे जब जॉर्ज यूले जो खुद ब्रिटिश व्यक्ति था यह जब शामिल हुआ तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक सर्कुलर जारी कर दिया गया था कि अब कोई भी सरकारी जो अधिकारी है वो कांग्रेस पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कांग्रेस पे भाग नहीं लेगा। ऐसे करके देख रहे हैं ना धीरे धीरे अब लोग रोक लगाना शुरू कर दे रहा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे, कभी संबंध रहा ही नहीं? तो मैंने आपको बताया था, करेक्ट उत्तर भी बताया था, इनके बारे में बताया था, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान देखेंगे ना शुरुआती दौर पे, खासकर 1857 के आसपास की अगर हम लोग बात करें तो वह 1857 के विद्रोह के समय कंपनी के न्यायिक सेवा में मौजूद थे, न्यायिक विभाग में काम कर रहे थे। आरंभिक जो इनकी विचारधारा थी कि बिल्कुल कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लेके चलो, गंगा जमुना तहजीबी जिसको बोला जाता है, गंगा जमुना तहजीबी। तो आरंभिक जो इनका जो विचार था काफ़ी ही बेहतर था, लेकिन आगे चल के धीरे 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 इनके पीछे भी स्वार्थ था। जैसे कि अगर भारतीयों की हम लोग बात करें तो उस समय भारतीय भी लोग तो बहुत सारे देखा जाए तो हिंदू धर्म को लेके या फिर ऊपरी जाति को लेके अपनी मांगों को, अपने अधिकारों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। तो उस समय सर सैयद अहमद खां का भी नाम आता है कि सर सैयद अहमद खां ने यहाँ पे मुस्लिमों के हितों से पूरी तरीके से समझौता कर लिया अंग्रेज़ों से। और अंग्रेज़ों से समझौता करने का मतलब है कि अब यहाँ पे अंग्रेज़ विरोधी जो भी गतिविधियाँ हो रही है, चाहे हम लोग कांग्रेस की बात करें
तो कांग्रेस का ये पूरी तरीके से अब विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अभी एक तरीके से देखा जाए ना तो बिल्कुल ही यहाँ जाके ठीक है अंग्रेज़ों के फेवर में आ चुके हैं सर सैयद अहमद खां। क्यों आ चुके हैं यहाँ पे? तो मुस्लिमों को जो भी अधिकार है या फिर कह सकते हैं कि विशेष अधिकार है वो यहाँ पे मिल सके। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उनके द्वारा देखा जाए तो राजभक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। राजभक्त मुसलमान, राजभक्त मुसलमान पत्रिका का भी आरंभ किया गया। और एक बनारस में एक देखेंगे तो एक शासक है, ठीक है, बनारस में एक शासक एक राजा था जिसका नाम था शिव प्रसाद। शिव प्रसाद इसको भी कम कांग्रेसी समस्या थी। तो देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ने मिलके सर सैयद अहमद खां और बनारस के शासक शिव प्रसाद ने मिलके एक संस्था का निर्माण किया जिस संस्था का नाम था देशभक्ति संस्था। देशभक्ति संस्था इसी को देशभक्ति एसोसिएशन के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। और भी काम किया गया है सर सैयद अहमद खां के द्वारा, जैसे कि अपने विचारों को बताने के लिए प्रकट करने के लिए यहाँ पे उनके द्वारा एक और अखबार निकाला गया जिसका नाम है तहजीब उल अखलाल अखलाक बोला जाता है, तहजीब उल अखलाक। इसके अलावा 1875 में ही 1875 में ही अलीगढ़ में उनके द्वारा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की यहाँ पे सॉरी कॉल मतलब मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल ही था उसकी स्थापना की गई। और इसकी सबसे बड़ी खासियत था कि यहाँ पे जो यूरोपीय जो एजुकेशन था इसके अलावा विज्ञान हो गया और साथ साथ में मुस्लिम एजुकेशन, तब देखा जाए तो तीनों को ही शामिल करके इस स्कूल में पढ़ाया जा रहा था। इसीलिए सर सैयद अहमद खां को का भी एक प्रगतिशील मुस्लिम के रूप में यहाँ पे माना जाता है। जहाँ पे देखा जाए तो उस समय मुस्लिम जो लोग थे अपनी भाषा को लेके अपने करिकुलर एक्टिविटी को लेके बदलने के लिए तैयार नहीं थे, भाषा के स्तर पे खासकर। वहाँ पे सर सैयद अहमद खां अगर यूरोपीय पद्धति को अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने समाज को आगे ले जाने का भी एक प्रयास कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जिनको अशांति का पिता भी बोला जाता था, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये जो तिकड़ी थी ना गरम दल के नेताओं का, ये जबरदस्त था। मतलब नेशनलिज्म की जो भावना थी कूट कूट के इन लोगों में यहाँ पे भरा हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक को मौका नहीं दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? राइट आंसर विल बी बी। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो तीनों में देखेंगे तो जो अध्यक्ष यहाँ पे हुआ था उनका नाम आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को यहाँ पे चुना गया था। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? अब भारतीय राष्ट्रीय ठीक है कांग्रेस की अध्यक्ष यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसमें चार नाम दिया हुआ है, चार में तो तीन तो बिल्कुल ही कट जाएगा। राइट आंसर विल भी होगा सी, एनी बेसेंट। यहाँ पे सुचेता कृपलानी के बारे में आपको जान लेना चाहिए। सुचेता कृपलानी देखा जाए तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी ये, फर्स्ट सीएम थी ये उत्तर प्रदेश की। और एक कोई और नहीं है, कृपलानी लगा है तो आप लोग सर नेम से भी इजली पकड़ सकते हैं। यह आचार्य कृपलानी की, आचार्य कृपलानी की ये पत्नी थी। इसके अलावा नाम है एक और है अरुणा आसफ अली। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, आप कैसे भूल सकते हैं, जिनके द्वारा ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया गया था, तो उसके लिए काफ़ी फेमस है। विजय लक्ष्मी पंडित ये भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रही है, कोई और नहीं थी बल्कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। इनको दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक तो पहली महिला जो थी, पहली महिला जो कि देखा जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर रही थी 1937 में। इनको हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे मिला था,
हेल्थ पोर्टफोलियो जिसे बोला जाता है मिला हुआ था। आगे चल के इनको यहाँ पे देखा जाए तो ठीक है, यूएनओ वगैरह में भी जाने का मौका मिला था। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना हुआ था? तो कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष कब चुना था? 1917 में ही यहाँ पे चुना हुआ था, एनी बेसेंट को। और 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन की एक खासियत थी कि इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा तो किया ही किया गया था। तिरंगे झंडे को, उस समय जो तिरंगे जो झंडे था थोड़ा डिफरेंट था प्रेजेंट टाइम से, लेकिन तिरंगे झंडे को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में ही यहाँ पे अडोप्टेड किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ पे कौन थी? देख पा रहे कितना आसान सा जवाब हो जाएगा, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, देख पा रहे कितना एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ प्रश्नों को, घटना चक्र जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कोई ना कोई स्टेट पीसीएस में पूछा ही गया है, तो मैं यहाँ पे सबको शामिल करते चल रहा हूँ, ठीक है। इसको भी बीपीएससी में खासकर बड़ा फेवरेट सवाल है बीपीएससी का। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अब यहाँ पे देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है, दे दिया गया है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू काफ़ी एक प्रख्यात स्वर कोकिला भी इनको ठीक है बोला जाता है। इसके अलावा राष्ट्रवादी महिला के रूप में भी जाना जाता है। गांधी की ये काफ़ी नज़दीक थी, गांधी के विचारों से काफ़ी ये प्रभावित थी। 1925 में इनको कानपुर अधिवेशन जब हुआ था, कानपुर अधिवेशन, तो फिर इनको अध्यक्ष का करने का यहाँ पे मौका मिला हुआ था। इसके अलावा देखेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। यही कारण है कि आगे चल के इनको 1947 से लेकर 1949 के बीच आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश के एक गवर्नर भी रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएगा यहाँ पे, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। देखिए कितना गलत है ये। प्रथम अधिवेशन मैंने आपको बताया हुआ था कि जिसमें 72 सदस्य पार्टिसिपेट किए हुए थे। पहले पुणे में होना था, लेकिन प्लेग की वजह से इसको बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था। गोकुलदास संस्कृत जो विद्यालय था तेजपाल के नाम से, वहीं पे किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ही दूसरा जो अधिवेशन किया गया था वे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1886 में ही यहाँ पे हुआ था, 1886 में कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है दूसरा भी और तीसरा भी। अकॉर्डिंग क्वेश्चन राइट आंसर विल बी सी होगा। तो देखिए 1916 का जो अधिवेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता किरण मजूमदार के द्वारा, अंबिका चरण, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा यहाँ पे की गई थी। और इसकी जो खासियत क्या है ना, देखेंगे तो जो 1907 में जो सूरत अधिवेशन में नरम दल गरम दल वाले जो बिछड़े हुए थे, यहाँ पे नरम दल गरम दल वाले यहाँ पे मिल गए। कांग्रेस को भी इसमें शामिल कर लिया गया, सॉरी मुस्लिम लीग को भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग को शामिल इसीलिए किया गया कि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भाई हमारे पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया जाए, जो कि 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के माध्यम से दिया गया था, जिसको कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि इसमें एक व्यक्ति का नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि किसने विरोध किया,
किसने समर्थन किया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मोटे तौर पे बार-बार यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न पूछा ही जाता है। और इसी को ही यहाँ पे चूँकि 1916 का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। और यहीं देखेंगे तो आगे चल के होम रूल लीग का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, जहाँ एक तरफ तिलक है जो दक्कन के क्षेत्रों में होम रूल लीग को प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनी बेसेंट पूरे भारत में प्रसार कर रही है। तो काफ़ी फेमस नाम है। अब यही जब होम रूल और जो तिलक के द्वारा जो चलाया गया है यहाँ पे, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, आगे चल के देखेंगे तो असहयोग आंदोलन में जाके पूरे तरीके से मर्ज हो जाएगा। खिलाफत का मुद्दा भी असहयोग में मर्ज हो जाएगा। तो गांधी की जो लीडरशिप है ऐसे ही नहीं मानी जाती है, ठीक है, क्वालिटी था उसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, बांकीपुर में। ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1912 में, दिसंबर 1912 में बांकीपुर में संपन्न हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता जो किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, जिसका नाम है R.N. मुधोलकर। R.N. मुधोलकर के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता भी कहा गया था। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ह्यूम को कांग्रेस का इसमें पिता बोला गया था 1912 के अधिवेशन में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? देखिए एग्रेसिव होने का कोई न कोई कारण है कि नहीं है। और एग्रेसिव होने का जो सबसे बड़ा जो कारण था, राष्ट्रवाद की भावना था। और यहाँ पे जब 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन में नरम दल वाले गरम दल वाले मिल गए, तो एक होता है ना एनर्जेटिक होना, कि फिर से हम यूनाइट हो गए, फिर से हम एक हो गए। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया था, लखनऊ अधिवेशन में ही यहाँ पे दिया गया था, जो कि 1916 में यहाँ पे किया गया था। काफ़ी जोरदार नारा लगाया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में जैसा मैंने बताया कि उग्रवादियों की जो गरम दल वाले लोग थे, पुनः उनकी वापसी हुई। कांग्रेस बड़े एक मंच के रूप में उभरा, मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो चुका था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? अब ये तो देखिए बच्चों वाले सवाल हो गए। बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने दिया था ये? सी विल बी राइट आंसर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा हुआ था? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बीजी तिलक है, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। अब देखेंगे तो यहाँ पे भारतीय नहीं दिया है, इसीलिए ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम जो महिला होगी ना, हमेशा एनी बेसेंट का नाम आएगा। एनी बेसेंट जो आयरिश महिला थी, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या थे वे? तो जेल में थे, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल ये सही है। देखिए C.R. दास ने अध्यक्षता यहाँ पे कब की हुई थी? 1922 में की हुई थी। हालांकि की हुई नहीं थी यहाँ पे, मैंने 1922 के समय इनके ही नाम से यहाँ पे किया गया था। इनके जगह देखेंगे तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने अध्यक्षता की हुई थी। हालांकि नाम इन्हीं का था, C.R. दास का था, ठीक है। लेकिन उस मुस्लिम व्यक्ति का नाम था हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां। देखिए यहाँ पे कहानी क्या था, क्यों जेल गए थे। देखिए जब असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन, इसी आंदोलन के दौरान C.R. दास से मांग कर दी गई कि लगभग आप 10 लाख स्वयंसेवक दीजिए, ताकि और आंदोलन को बड़े रूप में फैलाया जाए। और C.R. दास ने पूरा प्रयास किया,
और भी जैसे कि कांग्रेस की गतिविधियों को आगे बढ़ाना। साथ में देखेंगे तो देसी चीज़ों को, खासकर होता है ना चरखा वगैरह का जो मूवमेंट था वो सब चलाना। तो काफ़ी लोगों के जुड़ चुके थे, मतलब काफ़ी लोगों के जोड़ चुके थे। इससे अंग्रेज लोग पूरी तरीके से, सब एक तरीके से माना जाए तो डर गया और बोला कि ये जो तुम एक्टिविटी कर रहे हो ना, ये इलीगल है। और इसी के एवज में उनको यहाँ पे, इसी के एवज में आप लोग देखेंगे तो सी आर दास को यहाँ पे जेल भेज दिया गया। इसीलिए यहाँ पे अध्यक्षता भी दिया गया। कांग्रेस को पता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया गया था। क्यों? क्रेडिट टिक होता है ना, क्रेडिट देना, कि क्रेडिट देना काफ़ी ज़रूरी है। तो सी आर दास के नाम पे हकीम अजमल खान ने इसका अध्यक्षता यहाँ पे किया हुआ था। लेकिन आंसर जब भी आएगा आपको ध्यान रखिएगा सी आर दास ही लगाना है। तो पहला गलत है, दूसरा बिल्कुल ही करेक्ट है। तीसरा है यहाँ पे एलन ओक्टेवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए थे। अब ये तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे प्रथम ब्रिटिश जो नागरिक थे ये तो कभी रहे ही नहीं, ये तो संस्थापक के रूप में यहाँ पे मौजूद थे, तो इसीलिए तीसरा गलत है। चौथा है अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के यहाँ पे अध्यक्ष बने हुए थे। बिल्कुल करेक्ट है, 1894 का जो मद्रास जो अधिवेशन होगा उसमें अध्यक्ष बनेंगे। तो दूसरा और चौथा करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा हुआ था? देखिए यह जो स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय के द्वारा यहाँ पे कहा गया था। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा हुआ था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध यहाँ पे किया गया था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। अब ऐसा व्यक्ति कौन करेगा? भारतीय तो नहीं करेगा, जो भी करेगा ब्रिटिश व्यक्ति ही करेगा। और उसका नाम था यहाँ पे करजन। ये वही करजन है जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया हुआ था। तो एक तो डफरिन तो मनाते मनाते वो चला गया, अब आया है बारी करजन की। ठीक है, तो कांग्रेस को, ठीक है, पूरी तरीके से, मतलब होता है ना खींचना, कांग्रेस से बिल्कुल चिढ़ा हुआ व्यक्ति था करजन। कांग्रेस को भाव तक देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अब ये तो वायस राय के रूप में एक बड़े पद के रूप में पूरी तरीके से मौजूद है। कांग्रेस में भीड़ पूरी तरीके से इकट्ठा हो रही है। इसीलिए यहाँ पे माना जाता है कि 1930 में देखेंगे तो वह मद्रास के गवर्नर को एक लेटर लिखेगा और उसी लेटर में वो जिक्र किया हुआ है कि मेरी दिली इच्छा है कि जब से मैं भारत आया हूँ ना, मतलब मेरी दिली इच्छा है कि कांग्रेस बर्बाद हो जाए, कांग्रेस नपुंसक हो जाए, या फिर नहीं होगा तो मैं ही उसे बना दूंगा। तो इतना खराब सोचने वाला और कोई नहीं बल्कि करजन ही है यहाँ पे। ठीक है, और यही कारण है कि 1904 में आप लोग देखेंगे तो जो कांग्रेस प्रतिनिधि जो मंडल था करजन से मिलना चाहता था, लेकिन करजन ने अपॉइंटमेंट ही यहाँ पे नहीं दिया। यानी ये होता है ना, इग्नोर कर देना, इतना कोई विरोधी कैसे हो सकता है? अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे कौन थे? अध्यक्षीय संबोधन के समय, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय यहाँ पे देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की यहाँ पे वकालत की हुई थी। और सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्षता किए हुए थे आपको पता होना चाहिए। ये जो अध्यक्षता जो किए हुए थे, हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, तभी इन्होंने अपनी मांग उठाई थी। इसमें एक और काम किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 के अधिवेशन में ही राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किसके नेतृत्व में? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए?
देखिए, यह जो सुझाव देने वाला कोई और नहीं है बल्कि महात्मा गांधी हैं, और महात्मा गांधी के द्वारा ही यह सुझाव दिया गया था। लेकिन देखिए, इतिहास में जो कही गई बातें होती है ना, यहाँ पे कोई भी कही गई बात ही आज, जैसे कि एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आज सोशल मीडिया है, रील है यहाँ पे। अब कोई भी स्टेटमेंट है यहाँ पे अगर दिया जा रहा है तो किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे दिया जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी नेताओं का बीच से स्पीच को काट के क्या कर दिया जाता है, चला दिया जाता है, हाइप बनाने के लिए या फिर कभी-कभी छवि खराब करने के लिए किया जाता है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो यह स्टेटमेंट दिया गया, ये भी बहुत ही देखेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट है। अब इसमें इसको वर्तमान में जो अपोजिशन की जो पार्टी है, वो बार-बार बोलती है कि देखो गांधी तो उसी समय से बोल रहे हैं, 1947 से उससे पहले बोल रहे हैं कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक कांग्रेस है। तो आखिर गांधी ने बोला है, तुम लोग गांधी को मानते हो, तो भाई कांग्रेस को ख़त्म कर दो। लेकिन अब अपोजिशन में या फिर डिफेंड में कह सकते हैं, ठीक है, अलग यहाँ पे आर्गुमेंट दिया जाता है। तो ये जो डिबेट है ना, ये चलते रहेगा। लेकिन जब आप हिस्ट्री पूरी तरीके से डिटेल पढ़ेंगे तो फिर महात्मा गांधी का जो बोलने का जो संदर्भ था, वो अलग चीज़ों को लेके था। ये सब कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती है, ठीक है, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था। तो देखेंगे ना, तो राष्ट्रीय कांग्रेस 1919, क्योंकि उसी समय मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि 1918 में ही मांग किया गया था, 1919 में आया भी। तो यहाँ पे गांधी के द्वारा संविधान बनाने के लिए चाहते थे कि लोग आए, जैसे गांधी के फेवरेट जो लोग थे, सीनियर भी थे, जैसे बंग बाल गंगाधर तिलक है, बीजी तिलक है, एन सी केलकर है, इनको चाहते थे। लेकिन सॉरी, बाल गंगाधर तिलक और सी आर दास, दोनों ही देखेंगे ना तो उम्र में ये लोग बड़े थे गांधी से, तो चाहते थे कि ये लोग लिखें, अच्छे तरीके से लिखें, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, प्रैक्टिकल लोग हैं। लेकिन इनका जो शेड्यूल था, बहुत ही बिजी शेड्यूल था उस समय, 1919 का देखेंगे तो फाइनली यहाँ पे इन सी केलकर को और आई बी सी एन को यहाँ पे शामिल किया गया। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन था। अब उस गवर्नर जनरल का जो नाम था, लॉर्ड विलिंगटन था। बम्बई में देखेंगे ना, 1915 में, बम्बई में 1915 में इसने यहाँ पे भाग लिया हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भाग लिया हुआ था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था, बम्बई का गवर्नर था। लेकिन आप विलिंगटन को ध्यान से देखेंगे तो विलिंगटन का जो टाइम पीरियड है एक वायस राय के रूप में, वो टाइम पीरियड है 1931 से लेके 1936 के बीच। विलिंगटन विलिंगटन ठीक है, इस समय यहाँ पे बना हुआ था। तो स्वाभाविक सी बात है कि वह बम्बई में जब पार्टिसिपेट कर रहा है तो बम्बई का गवर्नर था, तो लॉर्ड लगा दिया जाता है, गवर्नर में भी लगाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, वो वाइस राय था। देखिए, वाइस राय बाद में बना हुआ है, ठीक है, वाइस राय होता तो शायद जाता ही नहीं, लेकिन उस समय गवर्नर था बम्बई का, तो फिर गया हुआ था, पार्टिसिपेट किया हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार के द्वारा यहाँ पे की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो यह किया गया है नागपुर अधिवेशन 1920 का। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की यहाँ पे अध्यक्षता की गई थी, मतलब की थी। इसमें सबसे बड़ी खासियत थी कि अब लोगों को शुरू कर दिया गया कि बड़े मात्रा में मास लेवल पे यहाँ पे लोगों को जोड़ा जाए। गांधी का पीछे दिमाग चल रहा है, इसीलिए जो कांग्रेस का जो शुल्क था ना, एक नाम मात्र का जो शुल्क था, जो जुड़ने का, इतना कम कर दिया गया, 25 पैसे कर दिया गया। 25 पैसे, 25 पैसे 4 आना बोला जाता था, 4 आना, ठीक है।
मैंने 1 रुपये का 1/4 भाग आप कह सकते हैं, 25 पैसे यहाँ पे कर दिया गया था। ये सबसे बड़ी खासियत थी नागपुर अधिवेशन की, हमेशा ध्यान रखेंगे। बाकी तो आप लोग पता ही हैं, जैसे कि लखनऊ अधिवेशन है 1916 का, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। गया अधिवेशन है 1922 का, जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा की गई थी। सब ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की हुई थी? किस अधिवेशन के दौरान की गई थी यहाँ पे? तो देखिए, जो रियासतों के प्रति जो की गई थी, नागपुर अधिवेशन में ही यहाँ पे की गई थी। देशी रियासतों के प्रति घोषणा की गई थी। इसमें देखिए खासियत क्या था ना यहाँ पे, कि नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी नीतियों में घोषणा करते हुए बताया कि जो भी देसी रियासत के जो भी शासक हैं, अगर उनके प्रजा मांग कर रहे हैं उत्तरदायी शासन की, तो उनके जो भी शासक है ना वो दे यहाँ पे। तो इस यही जो नीति अपनाई गई थी देसी रियासतों के प्रति। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सॉरी कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। किसके आधार पे? भाषाई आधार पे किया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कांग्रेस का जो नागपुर जो सत्र था 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर यहाँ पे किया गया था। यहाँ पे कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा। हालांकि एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि भारत में भाषा के आधार पे जो पहला जो राज्य बना था 1956 में ही बना था, आंध्र प्रदेश के रूप में। उसके बाद धीरे धीरे भाषा के आधार पर कई सारे राज्यों का जन्म होगा। तो वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी भी सही है, अस्वीकार कर दिया था। उसी समय जो गांधीवादी जो नेता थे पटाभी सीतारामैया, आपको पता है कि उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। काफ़ी समस्या आई थी यहाँ पे उस समय कांग्रेस के प्रति। मजबूरन में 1956 में भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य घोषित करना पड़ा। तो राइट आंसर विल भी हो जाएगा डी। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? तो मैंने बताया था, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, यहाँ पे हो जाएगा चितरंजन दास के द्वारा। ठीक है, चितरंजन दास के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था। और चितरंजन दास फिजिकली वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उनकी जगह जो व्यक्ति थे जिनका नाम था हकीम अजमल, ध्यान रखिएगा, हकीम अजमल के द्वारा यहाँ पे की गए थे, क्योंकि चितरंजन दास को उस समय जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो पूरा पूरा मैंने कहानी बताया अभी कुछ देर पहले आपको। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में, मैंने 1932 में की थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के द्वारा की गई। खासकर जब पूना पैक्ट यहाँ पे हो गया तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत की एक बड़ी आबादी जो दलित है, जिनको गांधी के द्वारा हरिजन के नाम से जाना गया, उनके लिए कार्य करना शुरू किया। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तथ्य अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे जो भी अध्यक्ष हुए हैं यहाँ पे बताना है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे हम लोग बात करें महात्मा गांधी की, तो इनके द्वारा 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी यहाँ पे। बेलगांव कहाँ है? तो वर्तमान में कर्नाटक में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1929 में लाहौर अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहाँ पे कब किया गया था? देखिए, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहाँ पे 1931 का कराची अधिवेशन किया गया था पहली बार, कराची। और सरोजनी नायडू के द्वारा यहाँ पे कब किया गया था? 1925 में कानपुर अधिवेशन। इसमें देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में किया गया था। फिर 1936 में यहाँ पे किया गया था लखनऊ में।
इसके अलावा 1936 में ही दूसरा होगा फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन, तो तीन तीन अध्यक्षताएं आपको नेहरू के द्वारा भी देखने के लिए मिल जाएगा। 1929 लाहौर में, 1936 में लखनऊ में, और फिर 1936 में ही यहाँ पे देखेंगे फैजपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो शुरुआत हो जाएगा एक से ही। एक के बाद से देखिए नंबर कौन आ रहा है, एक के बाद आ जाएगा चार, एक के बाद चार, तो राइट आंसर विल हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के बेलगांव में ही यहाँ पे किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गांधी के द्वारा की गई थी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ था, देखिए खिलाफत का मुद्दा दब चुका था, इसीलिए यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग यहाँ पे सेपरेट हो गई थी यहाँ पे 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी? तो 1924 का आप आसानी से सही कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैचिंग के लिए। अबुल कलाम आज़ाद है, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू। अबुल कलाम आज़ाद को ध्यान रखेंगे आप लोग, किस कांग्रेस के अपने आज़ादी के पहले देखेंगे तो कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता करने वाले ये हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। 1940 से लेके 1946 तक लगभग 6 साल तक ये कांग्रेस की अध्यक्षता यहाँ पे किए हुए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान, अब इसमें पहला ही नंबर यहाँ पे काउंट करके चलना होगा। तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा देखेंगे तो रामगढ़ में किया गया था 1940 में। और अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के भी अध्यक्षता करने वाले में से एक थे। सरोजिनी नायडू यहाँ पे हो जाएगा कानपुर। मोतीलाल नेहरू हो जाएगा यहाँ पे, आपको बताया था मैंने, ठीक है। मोतीलाल नेहरू हो जाएगा यहाँ पे अमृतसर 1919 का, जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा भी की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा यहाँ पे बम्बई 1934। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, राइट आंसर विल भी यहाँ पे हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पे दिया गया है। सारा उत्तर प्रदेश का ही यहाँ पे जिला है, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिला शहर जो भी बोल लीजिए। नंबर 1 है यहाँ पे मेरठ दिया हुआ है। तो मेरठ में कब किया गया था? देखिए मेरठ में जो किया गया था 1946 में किया गया था। अध्यक्षता की गई थी जे बी कृपलानी के द्वारा, जे बी कृपलानी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और इसी समय देखेंगे तो 1947 में, 1946 का, तो 1947 में भारत आज़ाद होगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जे बी कृपलानी। कानपुर में यहाँ पे किसने किया हुआ था? बहुत फेमस नाम यहाँ पे हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के द्वारा किया जाएगा। और 1925 में ही इसी अधिवेशन में विजय विश्व तिरंगा गाना गाया भी गया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार। और लास्ट बन जाएगा बनारस में, हो जाएगा 1905 में। तो 1905 में यहाँ पे कौन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यहाँ पे किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया हुआ था? समाजवाद को किस अधिवेशन में यहाँ पे बताया गया था नेहरू के द्वारा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ में। और लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1936 में ही, जस्ट 1936 में ही देखेंगे तो फैजाबाद में भी होगा। तो लखनऊ 1936 में ही यहाँ पे जब हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया हुआ था। और उन्होंने द्वारा यहाँ पे बोला भी गया था कि मैं समाजवाद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी, गुलामी से मुक्ति दिला सके। इसीलिए नेहरू का जो समाजवादी मॉडल है बहुत फेमस है एग्ज़ाम के लिए, भारत के लिए भी। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी?
देखिए हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी। 1938 में हुआ था, फरवरी महीने में यहाँ पे हुआ था। और इसी अधिवेशन में मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की नियुक्ति के रूप में जवाहरलाल नेहरू को की गई थी यहाँ पे। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? और करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो मैंने बताया था आपको, अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही किया गया था। खासकर 1923 में जब दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष सत्र हो रहा होता है, तो पहली बार यहाँ पे किया गया था 1923 में। उसके बाद फिर देखेंगे तो 1940 से लेकर 1946 तक ये लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जैसे जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार किया, 3 बार, जैसे कि 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। 1936 में 2 बार हुआ, लखनऊ और फैजाबाद में। आनंद मोहन बोस के द्वारा भी यहाँ पे किया गया था 1898 में, 1898 में, ठीक है, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन। और एक और नाम है भूपेंद्र नाथ बोस। 1914 में यहाँ पे कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन ही किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। जैसे नंबर 1 है यहाँ पे डॉक्टर एम ए अंसारी है यहाँ पे। तो एम ए अंसारी के द्वारा यहाँ पे जो अध्यक्षता किया गया था, मद्रास में किया गया था 1927 में। पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा देखेंगे तो नासिक में अध्यक्षता किया गया था 1900 लगभग 50 के आसपास किया गया था, ठीक है। सरोजनी नायडू यहाँ पे है, ठीक है। सरोजनी नायडू का हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, कानपुर में 1925 में। और सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा 1938 में, 1938 में। तो यहाँ पे आसान हो जाएगा, एक का 2 और एक का 3 और बी का 4। सी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? लगातार देखा जाए तो 1940 से 46 के बीच, जिसका राइट आंसर होगा यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। हालांकि आज़ादी के पहले तो ये आप लोगों ने देख लिया, आज़ादी के बाद अगर पूछा जाएगा तो कुछ नाम है, इन्हें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि इंदिरा गांधी का भी टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा था कांग्रेस अध्यक्ष का लिए, ठीक है। 1978 से लेके देखा जाए तो 84 तक किया गया था। इंदिरा गांधी के बाद फिर राजीव गांधी का नाम आ जाएगा, जो कि 1985 से लेके अपनी हत्या तक, लगभग 95 तक, सॉरी 91 तक, ठीक है, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और उसके बाद से सोनिया गांधी का नाम आता है। सोनिया गांधी का काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ अध्यक्षता करने का श्रेय दिया जाता है। लगभग देखेंगे तो 1998 से 2017 तक तो कंटिन्यू रही। 2017 के बाद से देखेंगे तो फिर राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी के बाद से फिर सोनिया गांधी, फिर खड़गे, तो ये चलता रहा है। लेकिन सबसे अगर लंबा कार्यकाल पूछेगा तो ओवरऑल सोनिया गांधी, और आज़ादी के पहले अगर ओवरऑल पूछेगा तो अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मैंने बताया था आपको कि 1946 में, ठीक है, 1946 में जो थे यही थे जेबी कृपलानी। ध्यान रखिएगा, जेबी कृपलानी विल बी यहाँ पे राइट आंसर। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये भी इसका भी करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा, जेबी कृपलानी, ठीक है। इसकी देखिए जो सबसे बड़ी खासियत थी ना 1946 में जो हुआ था, इसमें आज़ाद हिंद फौज के भी 2 लोग पार्टिसिपेट किए हुए थे। आज़ाद हिंद फौज के 2 लोग, जिनका नाम कैप्टन मोहन, ये नाम आपको ध्यान रखना है। और एक और नाम है जनरल शाहनवाज खान, जनरल शाहनवाज खान, ठीक है। तो जेबी कृपलानी विल बी राइट आंसर।
जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया हुआ था? देखिए, जनगण मन जो पहली बार जो गाया हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो चल रहा था 1911 का, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित किया गया था, ठीक है। 1911 में जिसकी अध्यक्षता थोड़ा गौण हो जाता है, लेकिन उनका नाम याद रखिएगा, पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा यहाँ पे गाया गया था जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसको आज़ादी के बाद से कब एडॉप्ट किया गया राष्ट्रगान के रूप में, तो ये डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होना था, और 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को यहाँ पे राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया था। और 1911 का जो अधिवेशन हुआ था, बिशन नारायण ने जिसकी अध्यक्षता की थी, कलकत्ता में ही हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया हुआ था, देखिए अंतिम जो अधिवेशन था उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, वो लास्ट वाला ही अधिवेशन है 1919 का, अमृतसर अधिवेशन होगा 1919 का। और इसमें देखेंगे तो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाली विधायकों के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की जो नीति का पूरी तरीके से विरोध भी किया हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। हालांकि आगे चल के देखेंगे तो 1 अगस्त, ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1 अगस्त 1920 को इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। खुद गांधी गए और गांधी ने इनकी अर्थियों को कंधा दिया। और इसमें 2 लोग और शामिल हुए थे, बड़े नाम जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। 2 नाम में एक तो नाम है यहाँ पे शौकत अली का, शौकत अली का, और दूसरा नाम है यहाँ पे सैफुद्दीन किचलू का, सैफुद्दीन किचलू का। तो ये 2 नाम देखिए पूछा जा चुका है, अदरवाइज ऐसे प्रश्न बनाने का तो कोई औचित्य नहीं है, लेकिन तिलक अपने आप में तिलक है। गांधी ने उनकी अर्थी को जाके कंधा दिया, और 2 और लोग हैं, शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में देखा जाए, ठीक है। तो उसके पहले यहाँ पे पकड़े गए थे, डॉक्टर हैं ये, मतलब थे। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु पश्चात ही देखेंगे तो अलग अलग स्टेटमेंट दिया जाता है। इसमें गांधी के द्वारा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया कि भारतीय, ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता। हालांकि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, लेकिन कई बार देखिए कंट्रोवर्सी होता है, एग्जाम एक ही ऑप्शन देगा, राजा राम मोहन राय देगा, अदरवाइज फिर बाल गंगाधर तिलक देगा। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी इनको कुछ बोला गया, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया कि ये भारतीय क्रांति के जनक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय क्रांति के जनक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। तो ये 2 जो कोटेशन है, कोट से आपको ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 74 प्रश्न पूरा पूरा डिटेल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।